पार्ट 27 आवाज लुबाबा हैदर, पेशकश मीरे कारवां। खंजर की नोक मेरी आंख के ऐन ऊपर थी, तकरीबन 1 इंच का फासला था। चीफांग के चेहरे पर शदीद तनाव था। वो खंजर को नीचे लाने के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहा था। खंजर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा था। उसके हाथ का एक मामूली सा झटका मुझे एक आंख से महरूम कर सकता था। मैंने पूरी कुव्वत से उसका हाथ मरोड़ दिया। उसके साथ ही घुटने से उसकी टांगों में जरब लगाई। वो करहा उठा। मैंने उसे दोनों पैरों पर उठाकर पूरी कुव्वत से उछाल दिया। वो मेरे ऊपर से होता हुआ पुश्त के बल गिरा। मैंने उठते ही उसके हाथ पर जोरदार ठोकर रसीद की। खंजर उसके हाथ से निकल गया, मगर वो खुद एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। मैंने मौका मिलते ही दाएं टांग पर झुकते हुए बाएं पैर से फ्रंट किक लगाई। किक उसकी थोड़ी के नीचे लगी। वो करहाता व लड़खड़ा कर पीछे हटा, मगर फौरन ही संभल गया। बाथरूम से लड़की के चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी। दरवाजा अगरचा उसने अंदर से बंद कर लिया था, मगर खौफ से वो मुसलसल चीख रही थी। उसका ख्याल था कि शायद उसकी चीखों की आवाज सुनकर कोई मदद के लिए आ जाएगा, लेकिन कम से कम उस फ्लैट में उसकी मदद को आने वाला कोई नहीं था। बिल्डिंग में किसी और जगह उसकी आवाज सुने जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये पेंट हाउस था, 8 मंजिला बिल्डिंग की छत। आवाज फिजा में तो चारों तरफ फैल सकती थी, लेकिन बिल्डिंग के किसी फ्लैट में सुने जाने का इम्कान नहीं था। उसी लम्हे बाहर से फायर की आवाज आई। मुझे अंदाजा नहीं था कि गोली किसने चलाई है। मैं तानमिना को दूसरे कमरे के बाथरूम में बंद कर चुका था। चीफांग मेरे सामने था। अब सिर्फ दारा रह जाता था और उसके मुकाबले पर 2 आदमी थे, मास्टर हुचन और रंगट। हो सकता है गोली मास्टर नहीं चलाई हो, लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था कि दारा के पास भी पिस्तौल या रिवॉल्वर मौजूद हो और गोली उसने चलाई हो। चीफांग ने एक बार फिर उठकर हमला कर दिया। उसी वक्त एक और फायर की आवाज सुनाई दी। चीफांग जोंक की तरह मुझसे लिपट गया। वो मेरे गले पर हाथ जमाने की कोशिश कर रहा था, मगर कामयाब ना हो सका। हम दोनों एक दूसरे को रगेदते रहे और फिर मैंने उसे पैरों पर उठाकर पीछे की तरफ उछाल दिया। वो कलाबाजी खाता हुआ बाथरूम के दरवाजे से टकराया। वो लड़की बाथरूम अंदर से लॉक नहीं कर सकी थी। चीफांग की टक्कर से दरवाजा धड़ से खुल गया। उसके साथ ही लड़की की खौफनाक चीख सुनाई दी। चीफांग पुश्त के बल गिरा था। उसका ऊपर का धड़ बाथरूम के अंदर और टांगे बाहर थी। मैंने उसकी दोनों टांगे पकड़ी और ऊपर उठाते हुए उसे पीछे उलट दिया और बड़ी फुर्ती से दरवाजा खींचकर बाहर से कुंडा लगा दिया। और उसी वक्त बाहर से मुझे एक तेज निस्वानी चीख भी सुनाई दी। मैं बाहर की तरफ लपका, दरवाजे के करीब पहुंचकर रुका। पलटकर ड्रेसिंग टेबल से चीफांग का पिस्तौल उठाया और बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। लेकिन राहदारी में आते ही एक चीखती हुई और गुर्राती हुई आवाज मेरी समाज से टकराई। रुक जाओ, वरना इस लड़की की खोपड़ी उड़ा दूंगा। वो दारा की आवाज थी। मैं रुक गया और मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। दारा ने समोने को गिरफ्त में ले रखा था और उसके एक हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल की नाल समोने की कनपट्टी को छू रही थी। मैंने एक रोज कहा था ना कि तुम बहुत तेज दौड़ रहे हो, मुंह के बल गिरोगे। तुम वाकई बहुत तेज दौड़ रहे हो। तुमने अब तक जो कुछ भी किया वो काबिल तारीफ है। ट्रायंगल से बचकर निकल जाने वाला कोई मामूली आदमी नहीं हो सकता। तुम बिलाशुबा बहुत निडर, हौसलामंद और तेज रफ्तार आदमी हो। लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारी तारीफ करने के लिए यहाँ नहीं रुकूंगा। पिस्तौल फेंक दो, वरना मैं इस लड़की की खोपड़ी उड़ा दूंगा। मैंने मास्टर और रंगट की तरफ देखा। मास्टर का पिस्तौल उससे दूर कालीन पर पड़ा था। मास्टर ने इशारा किया और मैंने भी पिस्तौल फेंक दिया। समोने बेगुनाह थी। हम नहीं चाहते थे कि दारा उसकी जिंदगी का चिराग गुल कर दे। गुड, समझदार हो। मैं चाहूं तो इस वक्त तुम्हें भी गोली से उड़ाकर यह किस्सा खत्म कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं अपना सब कुछ हार चुका हूँ। मेरे सारे मंसूबे मलिया मेट हो चुके हैं। मेरे पास कुछ नहीं बचा। लेकिन पाकिस्तान में तुम्हारे बाप का छुपाया हुआ सोना अब भी महफूज है, और उस सोने का राज उस डायरी में है जो तुम्हारे कब्जे में है। वो सोना मेरे नुकसान का इजाला कर सकता है। अगर इस वक्त तुम्हें मार डालूं तो मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। इस वक्त मेरे पास इतना वक्त भी नहीं है कि तुमसे उलझ सकूं, लेकिन मैं जानता हूं कि हमारी मुलाकात जरूर होगी, किसी और वक्त, किसी और जगह, और वो मुलाकात फैसला कुन होगी। बात करते हुए उसकी नजरें चारों तरफ घूम रही थी। वो इतना गैर मोहतात नहीं था कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती। मैंने भी इधर उधर देखा। मादाम ओतो को भी एक तरफ खड़ी थी। खौफ की शिद्दत से उसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो रहा था। सामने वाले कमरे का दरवाजा खुला था और एक लड़की बेड के करीब कालीन पर औंधी पड़ी थी। मुझे इल्म नहीं था कि वो बेहोश थी या मर चुकी थी। मैं जानता हूँ तुम कोई इंतजाम किए बगैर ऊपर नहीं आए होगे। मैं तुम्हारे दावपेच बड़ी हद तक समझ चुका हूँ। नीचे गेट पर भी तुम्हारा कोई ना कोई आदमी जरूर मौजूद होगा।
यहाँ से इंटरकॉम पर अपने आदमी को हिदायत कर दो कि मेरा रास्ता रोकने की कोशिश ना करे। अगर उसने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो ये लड़की जिंदा नहीं रहेगी। चलो, सामने इंटरकॉम लगा है, अपने साथी को बताओ कि मैं नीचे आ रहा हूँ, गेट खोल दे। मैंने आगे बढ़कर दीवार पर लगे हुए इंटरकॉम सेट का रिसीवर उठा लिया, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि गार्ड रूम में किस नंबर पर राब्ता किया जा सकता है। ओतोको, इसे गेट का नंबर बताओ, दारा ने चीख कर कहा। मादाम ओतोको ने वहीं खड़े खड़े गार्ड रूम का नंबर बता दिया। मैंने मतलूबा नंबरों के बटन दबाए। दूसरी मर्तबा घंटी बजने के बाद ही दूसरी तरफ से रिसीवर उठा लिया गया। यस, आकाश बिल्डिंग। अगर असल गार्ड इंटरकॉम की ये कॉल रिसीव करता तो वो आकाश बिल्डिंग कभी ना कहता, क्योंकि ये बाहर की कॉल नहीं थी, बिल्डिंग के अंदर से इंटरकॉम की कॉल थी और कॉल रिसीव करने वाला यकीनन पाथी था। पाथी, दारा समूने के साथ नीचे आ रहा है, कोई मजाहमत करने की कोशिश ना की जाए। तोरान को भी लॉबी से बाहर बुला लो और गेट खोल दो। सुना तुमने? कोई मजाहमत नहीं की जाए। यस लिटिल मास्टर। मैंने रिसीवर रखा और दारा की तरफ देखने लगा। थैंक्स, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मुझे इस तरह निकल जाने का मौका दोगे। हाँ, मैं तुम्हें मौका तो दे रहा हूँ, लेकिन फिर मुलाकात होगी बकौल तुम्हारे, किसी और वक्त, किसी और जगह। वैसे तुम एक बात भूल रहे हो, तुरुप का पत्ता अब भी मेरे पास है। मैं समझ गया तुम किस पत्ते की बात कर रहे हो। मैं चीफांग के शोर की आवाज सुन रहा हूँ। उसे शायद तुमने कमरे के बाथरूम में बंद कर दिया है। अगर मुझे उसकी जरूरत होती तो सबसे पहले उसी को छुड़ाने की कोशिश करता, लेकिन अब वो मेरे किसी काम का नहीं रहा, बोझ बन चुका है। मैं तो पहले उसे पीछा छुड़ाना चाह रहा था। ये एक अच्छा मौका है, अब तुम लोग उस तरफ जाकर खड़े हो जाओ। अगर किसी ने होशियारी दिखाने की कोशिश की तो इस लड़की का भेजा उड़ा दूंगा। तुम इस लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे दारा, इसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। इसे तुम जबरदस्ती पकड़ कर लाए थे बिल्डिंग में दाखिल होने के लिए। मैं वादा करता हूँ इस लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब तुम लोग हट जाओ इधर से। उसने आंख से इशारा किया। हम सब हॉल के आखिरी कोने में चले गए। दारा समोने को लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ता रहा। उसकी नजरें हम पर ही मरकूज थीं। बरामदे वाले दरवाजे से बाहर निकलकर उसने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और कुंडा लगाए जाने की आवाज भी सुनाई दी। मैं और मास्टर अपने अपने पिस्तौल की तरफ लपके। रंगट भी हरकत में आ गया और फिर 1 सेकंड बाद हम दरवाजे के सामने मौजूद थे। रंगट दरवाजे पर कंधे से टक्करें मार रहा था। बाद में मैं भी उसके साथ शामिल हो गया, लेकिन बहुत जल्द हमें अपनी हिमाकत का एहसास हो गया। ये दरवाजा अंदर की तरफ खुलता था और बाहर से कुंडा लगा दिया गया था। उसे बाहर से टक्करें मारकर तोड़ा जा सकता था, लेकिन अंदर से ऐसा करना मुमकिन नहीं था। इधर! मादाम ओतोको की आवाज सुनकर मैं चौंका। उधर किचन की तरफ से भी बाहर निकलने का रास्ता है। उसने एक तरफ इशारा किया। हम किचन की तरफ लपके। उस तरफ से एक छोटा सा दरवाजा पहलू में खुलता था। हम बड़ी तेजी से उस दरवाजे से बाहर निकले और फिर लॉन में दौड़ते हुए लिफ्ट के दरवाजे के सामने रुक गए। लिफ्ट नीचे जा चुकी थी। मास्टर, इन दोनों कमरों के बाथरूम्स में तानमिना और चीफांग बंद है। तुम इन दोनों को संभालो। उन्हें फरार की कोशिश में किसी तरह कामयाब नहीं होना चाहिए। मैं दारा को देखता हूँ। मैं ये कहते हुए तेजी से जीने की तरफ दौड़ा और दरवाजा खोलकर सीढ़ियों पर छलांग लगा दी। मैं एक एक छलांग में कई कई सीढ़ियां फलांगता हुआ नीचे उतर रहा था। जब मैं नीचे पहुंचा तो दारा समोने को लेकर लॉबी के बाहर पोर्च में पहुंच चुका था। बाहर का गेट खुला था। तोरान और पाती गेट के करीब एक तरफ खड़े थे। दारा ने पिस्तौल बदस्तूर समोने की कनपट्टी से लगा रखा था। दूसरे हाथ से वो उसे बाजू से पकड़े खींचता हुआ जा रहा था। मुझे पोर्च में आते देखकर वो चीखा, अपनी जगह पर रुक जाओ और अपने आदमियों से कहो दूर खड़े रहें। मैं रुक गया। दारा समोने को लेकर गेट से बाहर निकला और फिर दौड़ने की और समोने की चीखनों की आवाजें सुनाई देने लगी। मैं दौड़कर गेट के करीब पहुंचा। एक लम्हे को रुका, फिर सड़क पर निकल आया। उसके साथ ही मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। समोने सड़क पर पड़ी हेजियानी अंदाज में चीख रही थी और तारीकी में दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी। फिर वो आवाजें भी मालूम हो गई। मैं दौड़कर समोने के पास पहुंचा। वो सड़क पर पड़ी अब भी बुरी तरह चीख रही थी। मैं उसे झुककर टटोलने लगा। मेरा ख्याल था कि शायद दारा ने उसे कोई नुकसान पहुंचाया था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। दारा ने उसे धक्का देकर दूर फेंक दिया था, जिससे उसे मामूली सी चोट लगी थी। वो खौफ की वजह से चीख रही थी। मैंने उसे बाजू से पकड़कर उठा दिया। इसी दौरान में पाथी और तोरान भी दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। तोरान दारा के पीछे जाना चाहता था, मगर मैंने उसे रोक दिया। कोई फायदा नहीं, इन तारीख गलियों में वो बहुत दूर जा चुका होगा। अब वो हाथ नहीं आएगा। बेकार है उसके पीछे भागना। तोरान और पाथी समोने को बंगले के गार्ड रूम में ले गए और उसे कुर्सी पर बिठा दिया।
खौफनाक तरीन लम्हात अगरचे गुजर चुके थे, अब वो हर लिहाज से महफूज थी। उसे कोई खतरा नहीं था, मगर उन गुजरे लम्हात के तस्वुर से वो थर थर कांप रही थी। नीचे होने वाली भागदौड़ और समोने की चीखों के नतीजे में बिल्डिंग के बास फ्लैटों की खिड़कियां रोशन हो गई थीं। बास निचली मंजिलों की खिड़कियां खुल गई थी और कुछ लोग आगे को झुके नीचे झांक रहे थे। एक औरत ने गार्ड का नाम लेकर चीखते हुए पूछा भी था कि क्या मामला है। वर्दी में मलबूस पाथी को वो गार्ड ही समझी थी, लेकिन पाथी ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम लोग यहीं रुको, मैं ऊपर जा रहा हूँ। मैं दौड़ता हुआ लॉबी में पहुंचा। लिफ्ट नीचे ही थी। मैंने अंदर दाखिल होकर लिफ्ट का बटन दबा दिया। लिफ्ट तेजी से ऊपर जाने लगी। वो रुकी तो दरवाजा खोलते ही मैंने बाहर छलांग लगाई और दौड़ता हुआ बरामदे में पहुंचा। मेरे बाद मास्टर और रंगट ने बरामदे वाला दरवाजा बाहर से खोल दिया था। अंदर का मंजर खासा दिलचस्प था। चीफ वांग और तानमेना कालीन पर पड़े थे। दोनों के हाथ पुश्त पर बंधे थे। एक सोफे पर मादाम ओतोको और 3 जवान और खूबसूरत लड़कियां एक दूसरे से लिपटी बैठी थीं। उनमें से एक तो भाएं भाएं करके रो भी रही थी। क्या रहा? भाग गया वो मास्टर। और वो लड़की? वो महफूज है, नीचे गार्ड रूम में है। मैंने जवाब दिया और चीफ वांग की तरफ देखने लगा। बहुत जोम था ना तुम्हें दारा की दोस्ती पर। देख लिया इस दोस्ती का अंजाम। भाग गया वो तुम्हें छोड़कर। तुम उसके लिए बोझ बन गए थे और तुमसे निजात हासिल करना चाहता था वो। इस वक्त उसे एक बहाना मिल गया। नहीं, तुम झूठ बोलते हो। दारा ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा हो चुका है। और ऐसा क्यों हुआ ये तुम उसी से पूछ लेना, अगले जन्म में। चीफ वांग खूंखार नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। मैं तानमेना की तरफ मुतवज्जो हो गया। मैंने चियांग साइन के उस फार्म हाउस में तुम्हें कहा था ना कि दरिया पार करके लाओस वापस चले जाओ, मगर तुम नहीं माने और इन जैसे लोगों पर भरोसा करके अपनी जान खतरे में डाल दी। तुमने थाईलैंड की ईंट से ईंट बजा देने की धमकी दी थी ना, लेकिन अब थाईलैंड की पुलिस तुम्हारी हड्डी से हड्डी बजा देगी। तुम धोखेबाज हो। तुम लाओस से मेरी औरत को भगा लाए। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा मैं तुम्हें। इससे पहले कि मैं उसे कोई जवाब देता, रंगट ने आगे बढ़कर उसके सर पर एक जोरदार ठोकर रसीद की। तानमेना के मुंह से चीख निकल गई। अब अगर तुमने लिटिल मास्टर के खिलाफ एक लफ्ज मुंह से निकाला तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। नहीं रंगट, तुम इससे कुछ नहीं कहोगे। रंगट 2 कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। ले चले ने या? मैंने मास्टर की तरफ देखते हुए जुमला अधूरा छोड़ा और पिस्तौल को हाथ में घुमाने लगा। कुछ देर में यहाँ पुलिस पहुंचने वाली होगी, मास्टर ने जवाब दिया। मैंने महाराज को फोन पर यहाँ की सूरत हाल के बारे में बता दिया था। उन्होंने कहा था कि हम यहीं मौजूद रहें। वो पुलिस को इत्तला दे रहे हैं। अब इन्हें दारा के बारे में इत्तला देनी होगी। और तुम्हारा बाजू? खून बह रहा है इससे। खंजर की नोक से खाल जरा सी कट गई थी। मामूली सा जख्म है। मेरा ख्याल है खून भी खुद ब खुद ही रुक गया है। और इस जख्म पर मुझे याद आया कि मेरा खंजर उस कमरे में है। मैं अभी आता हूँ। तुम्हारा खंजर वो कुर्सी पर रखा है। मास्टर ने इशारा किया। जब मैं चीफ वांग को बाथरूम से निकालने उस कमरे में गया तो कालीन पर यह खंजर भी उठा लिया था। मैंने कुर्सी पर पड़ा हुआ खंजर उठाकर पतलून के पांचे के नीचे पिंडली के बेल्ट में अड़स लिया और पिस्तौल को कपड़े से अच्छी तरह साफ करके कुर्सी पर रख दिया। यह चीफ वांग का पिस्तौल था जो मैं अपने पास नहीं रखना चाहता था। मास्टर हुचन कोने वाले सोफे पर बैठ गया, जिसके करीब एक छोटी सी मेज पर टेलीफोन रखा था। वो रिसीवर उठाकर किसी के नंबर डायल करने लगा। मादाम और उन तीनों लड़कियों की तरफ मैं देखने लगा। एक लड़की अब भी रो रही थी। मादाम ओतोको के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ रही थी। उसने शुरू में मास्टर हुचन को संगीन नताइज की धमकियां दी थी, मगर फिर खामोश हो गई थी। मुझे चीफ वांग पर हैरत हो रही थी। वो बिल्कुल खामोश था। हालांकि मेरा ख्याल में वो ऐसा नहीं था कि इस तरह जुबान दांतों में दाब कर बैठा रहे। मैंने जरा गौर किया तो उसकी खामोशी की वजह भी मेरी समझ में आ गई। मैंने दारा का तस्करा करके उसे सोच के लिए एक मौजू फराहम कर दिया था। चीफ वांग को इस बात का अफसोस होगा कि दारा ने उसे नजरअंदाज कर दिया था, और मुझे इस बात का अफसोस हो रहा था कि वो एक बार फिर बच निकला। अगर समोना उसकी गिरफ्त में ना आ जाती तो आज वो भी गिरफ्त में आ ही गया होता। मुझे अचानक याद आया कि दारा सिर्फ पैंट पहने हुआ था। उसकी कमीज शायद कमरे में होगी। मैंने मास्टर से पूछा कि दारा किस कमरे में था, और फिर मैं उस कमरे में घुस गया। ये वही कमरा था जहां पहले मैंने एक लड़की को बेहोश पड़े देखा था। ये वही लड़की थी जो रो रही थी। उस कमरे में कुर्सी की पुश्त पर मुझे दारा की कमीज मिल गई। कमीज की जेब से चंद करेंसी नोट्स और कुछ कागजात मिले। उनमें एक विजिटिंग कार्ड भी था। मैं वो कार्ड देखने लगा। वो मिस शिवानी नाम की किसी औरत का कार्ड था जो किक बॉक्सर थी और लड़कियों के किक बॉक्सिंग के मुकाबले प्रमोट करती थी। उस कार्ड पर उसके घर और दफ्तर के एड्रेस और फोन नंबर्स लिखे थे। मैंने वो कार्ड अपनी जेब में डाला और करेंसी नोट और दूसरे कागजात दोबारा दारा की कमीज की जेब में डालकर कमीज कुर्सी पर फेंक दी।
मैं कमरे से निकलकर दोबारा हॉल में आ गया। तुम चारों में से कॉफी बनाना कौन जानता है? मास्टर ने मादाम और उन तीनों लड़कियों की तरफ देखते हुए पूछा। मास्टर ने उस वक्त वाकई बड़े काम की बात की थी। चाय या कॉफी की तलब तो मैं भी महसूस कर रहा था। वो लड़की उठ खड़ी हुई जो मुसलसल रो रही थी। ठीक है, तुम हम सबके लिए कॉफी बनाओ, लेकिन ख्याल रहे कॉफी में तुम्हारे आंसू शामिल नहीं होने चाहिए, मास्टर ने कहा और फिर रंगट को उसके साथ किचन में जाने का इशारा किया। हमें यहाँ आए हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया था। पुलिस अभी तक नहीं आई थी। फिर इंटरकॉम के बजर की आवाज सुनकर हम सब उछल पड़े। मैंने रिसीवर उठाया। वो पाथी था। मैंने इंटरकॉम के करीब दीवार पर लगी हुई लिस्ट देखकर इस फ्लैट का नंबर मिलाया है। बिल्डिंग के बहुत से फ्लैटों के लोग जाग गए हैं और वो खिड़कियों से झांक रहे हैं, मगर कोई नीचे नहीं आया। मुमकिन है उनमें से किसी ने पुलिस को कॉल कर दी हो। अगर पुलिस आ गई तो कुछ नहीं होगा पाथी, पुलिस को इत्तला दी जा चुकी है। वो अब तुम लोगों को कुछ नहीं कहेंगे। और समोने अब कैसी है? खौफजदा है वो। उससे कहो अगर वो जाना चाहती है तो चली जाए। उसे किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो अकेली जाने से डरती हो तो तोरान से कहो उसे वैन पर छोड़ाए। हमें यहाँ भी काफी वक्त लगेगा। यस बॉस। मैंने रिसीवर रखा और मास्टर को सूरत हाल बताने लगा। तकरीबन 20 मिनट बाद वो लड़की और रंगट कॉफी बना कर ले आए। मादाम और तीनों लड़कियों को भी एक एक कप दिया गया। अलबत्ता तानमिना और चीफांग के हिस्से के कप मेज पर रख दिए गए। उन दोनों के हाथ खोलना खतरनाक साबित हो सकता था। मैंने भी कॉफी का आखिरी घूंट भरकर कप मेज पर रखा ही था कि इंटरकॉम का बजर एक बार फिर बज उठा। इस मर्तबा भी रिसीवर मैंने उठाया। वो पाथी था जो पुलिस की आमद की इत्तला दे रहा था। उसके कहने के मुताबिक पुलिस की 2 जीपें बिल्डिंग के गेट के सामने आकर रुकी थी। फिर उसके तकरीबन 5-6 मिनट बाद 6 पुलिस वाले लिफ्ट से बरामद हुए। लिफ्ट दोबारा नीचे चली गई। मास्टर ने इंस्पेक्टर से बात की और तानमिना और चीफांग को हथकड़ियां लगा दी गई। मादाम और तीनों लड़कियों को भी हिरासत में ले लिया गया। 2 मिनट बाद 4 और पुलिस वाले आए। वो सब पूरे फ्लैट में फैल गए। तलाशी लेने की हालांकि कोई वजह नहीं थी, लेकिन आखिर वो पुलिस वाले थे, उन्हें अपना काम करना ही था। मास्टर हुचन इंस्पेक्टर से बात कर रहा था, जबकि मैं अलग थलग खड़ा रहा। और फिर हम उन लोगों को वहीं छोड़ लिफ्ट के जरिए नीचे आ गए। उस वक्त कुछ लोग अपने फ्लैटों से निकलकर लॉबी में जमा हो चुके थे। 4 पुलिस वाले भी मौजूद थे। हम बड़े इत्मीनान से चलते हुए गेट पर आ गए। तोरान समोने को छोड़कर वापस आ चुका था। बिल्डिंग का गार्ड अभी तक बाहर वाले लॉन में बेहोश पड़ा था। उसे उठाकर गार्ड रूम में डाल दिया गया। उसके जिस्म पर पाथी के कपड़े थे। मास्टर ने गेट पर खड़े होकर पुलिस वालों से कुछ देर बातें की और फिर हम सब वैन में आ गए। इस मर्तबे स्टीयरिंग के सामने मास्टर था और मैं उसके साथ पैसेंजर सीट पर बैठा था। मास्टर ने इंजन स्टार्ट किया और वैन तेजी से दौड़ने लगी। हम बंगले पर वापस पहुंचे तो 2:30 बज चुके थे। महाराज अभी तक वहीं मौजूद थे। थाई और जानकी भी जाग रही थी और चंदा रॉबिन भी। वो सब लोग हॉलनुमा कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। मास्टर ने महाराज को सूरत हाल से आगाह किया। काफी देर तक इस मौजू पर तबादला ख्याल होता रहा। फिर 3:15 बजे के करीब महाराज और मास्टर रुखसत हो गए। रॉबिन सोने के लिए अपने कमरे में चला गया और हम तीनों ऊपर आ गए। मुझे इस बात का दुख हो रहा था कि चीफांग को मैंने अपने हाथों से सजा क्यों नहीं दी और उसे पुलिस के हवाले क्यों कर दिया। चीफांग के बारे में सोचते सोचते मेरी आंखें बंद होने लगी। सुबह 10 बजे से पहले मेरी आंख न खुल सकी। थाई और जानकी मुझसे पहले ही जाग चुकी थी और वो दोनों कमरे में नहीं थी। मैं उठकर बाथरूम में घुस गया। तकरीबन आधे घंटे बाद मैं कमरे से बाहर निकला तो जानकी ऊपर आ रही थी। नाश्ता तैयार हो चुका है, मैं तुम्हें बुलाने आ रही थी। थाई हॉल में सोफे पर बैठी थी। हमें देखकर वो भी उठ गई और हम तीनों डाइनिंग टेबल पर आ गए। रॉबिन कहाँ है? मैंने खादमा से पूछा। सुबह पुलिस आई थी। तहखाने में बंद दोनों कैदियों को उनके हवाले कर दिया गया है। रॉबिन साहब उनके साथ ही गए हैं। हम नाश्ते से फारिग हुए ही थे कि टेलीफोन की घंटी बजी। खादमा ने कॉल रिसीव की और फिर मुझे इशारा किया। वो मास्टर हुचन की कॉल थी। गुज़िश्ता रात चीफांग की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। कई बड़े मगरमच्छों को पकड़कर सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है। लातादाद छोटी मछलियां भी पकड़ी गई हैं। जराइम पेशा लोग पनाह की तलाश में इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। मामूली चोरों चक्के और जेब तराश किस्म के लोग भी इस जाल में फंस रहे हैं। रत्ना कोसा इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहा है। जब तक इस शहर से जराइम पेशा लोगों का खात्मा नहीं हो जाता वो चैन से नहीं बैठेगा। और दारा का क्या बना? उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन अब उसे भी पनाह नहीं मिलेगी। 1 आध दिन में वो भी गिरफ्त में आ जाएगा। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, वो ये कि अब तुम लोग आजादी से घूम फिर सकते हो। कोई खतरा नहीं। महाराज ने कहा है कि तुम लोग अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हो। आधे घंटे में गाड़ी तुम्हारे पास पहुंच जाएगी और इसी खुशी में तुम लोग आज रात का खाना मेरे साथ खाओगे। कहाँ? इंदिरा रीजेंट होटल के साला थाई रेस्टोरेंट में।
ठीक 8 बजे। मैंने टेबल रिजर्व करवा ली है। 8:30 बजे थाई क्लासिक डांस प्रोग्राम शुरू हो जाता है। तुम लोग एंजॉय करोगे? ठीक है, लेकिन इससे पहले हम अपने घर जाना चाहते हैं। मेरा मतलब है कि जानकी वाले बंगले पर। होटल से वापसी पर तुम लोगों को वहीं छोड़ दिया जाएगा। मैं 2-3 लड़कों को सखदर के साथ वहां भेज देता हूँ, वो सफाई वगैरह कर देंगे। फिर चंद और रस्मी जुमलों के तबादले के बाद मैंने फोन बंद कर दिया। मैंने थाई और जानकी को मास्टर से होने वाली गुफ्तगू के बारे में आगाह किया तो वो दोनों खुश हो गईं। वो यहीं की रहने वाली थी, दोनों यहीं पैदा हुई थी, उनकी पूरी जिंदगी यहाँ गुजरी थी। लेकिन चंद साल पहले मुझसे मुलाकात होने के बाद शहर के दरो दीवार उनके लिए अजनबी बन गए थे। वो अपनी जानें बचाने के लिए छुपती फिर रही थी और आज चंद साल बाद उन्हें ये नवीद मिली थी कि ये शहर उन्हीं का है। वो आजादी से इस शहर के गली कूचों में घूम फिर सकती हैं। अभी तुमने बताया था कि जराइम पेशा लोगों के खिलाफ ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया गया है। कैसी सूरत हाल में खुलेआम फिरना हमारे लिए खतरनाक नहीं होगा वजदान? जानकी ने पूछा। मास्टर ने कहा कि बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ लिया गया है। गुज़िश्ता रात को चीफांग की गिरफ्तारी के बाद से सिलसिला शुरू हुआ था जो सुबह तक जारी रहा। बड़े बड़े सब लोग सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। अब सिर्फ छोटी मछलियां रह गई हैं जिन्हें पकड़ने के लिए जाल फैलाए जा रहे हैं। और भला हमें क्या खतरा हो सकता है? मैं तो खतरात से नहीं डरती। बहरहाल हम चलेंगे, आज खूब घूमे फिरेंगे। जानकी मुस्कुराई। हम देर तक बातें करते रहे। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि बाहर कार के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। खादमा ने गेट खोला। सफेद रंग की एक शानदार कार अंदर आकर पोर्च में रुकी। मैं बाहर उठकर बरामदे में आ गया। ड्राइविंग सीट से जो आदमी नीचे उतरा वो कास्परो था। थाई और जानकी भी बाहर आ चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। कास्परो ने जेब से एक फूला हुआ लिफाफा निकालकर मेरी जानें बढ़ा दिया। मैंने लिफाफा खोला तो मेरी आंखें चमक उठी। उसमें बड़ी मालियत के थाई करेंसी नोट भरे थे। कार और ये करेंसी नोट हमारे लिए रत्नाकोसन ने भेजे थे। हमारे पास वाकई रकम वगैरह नहीं थी और रत्नाकोसन ने कार के साथ रकम भी भेज दी थी। चंद ही मिनट बाद हम उस शानदार कार में रॉबिन के बंगले से निकल रहे थे। कार एयर कंडीशन थी और बुलेट प्रूफ भी। रत्नाकोसन को शायद यह एहसास था कि अभी हम पूरी तरह खतरे से बाहर नहीं हुए। सबसे पहले हम सुखमवट रोड पर गए जहाँ 111 पर न्यू रॉयल फैशन शॉप थी। ये बैंकॉक की सबसे बड़ी फैशन टेलरिंग शॉप थी। यहाँ रेडीमेड मलबूसात भी थे। उस स्टोर का मालिक एक सिख था। दुकान पर अगरचे कई सेल्समैन मौजूद थे लेकिन इत्तेफाक से हमारा सामना सिख मालिक से ही हुआ। तकरीबन 1.5 घंटा हम स्टोर में रहे। हम तीनों ने अपने लिए 2-2 सूट पसंद किए। सुखमवट रोड से निकलकर हम क्रोंग थान बोरी रोड पर आ गए जहाँ एक जिली गली में नहर के करीब थाई का बंगला हुआ करता था। वहाँ मलबा अब भी मौजूद था, सिर्फ मिट्टी का ढेर था। थाई की आंखों से आंसू जारी हो गए। जानकी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। हम कुछ देर वहीं खड़े रहे, फिर कार में बैठ गए। अब कहाँ चलना है लिटिल मास्टर? कास्परो ने पूछा। कहीं भी, पूरा शहर घुमा दो, कहीं भी ड्राइव पर ले चलो। मेरे बजाय जानकी ने जवाब दिया। कास्परो मुस्कुरा दिया। कार टॉक्सन ब्रिज से होती हुई सेथरॉन रोड पर आ गई और एक्सप्रेस वे अबूर करते हुए ड्रामा 4 रोड पर निकल आई। और फिर मुझे याद नहीं कि कार किन किन सड़कों पर होती हुई शहर से बाहर जाने वाली हाईवे पर दौड़ने लगी। मैं पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था। मेरी नजर अचानक ही अकवी मंजर पेश करने वाले आईने की तरफ उठ गई। पीछे आने वाली एक सुर्ख रंग की कार को देखकर मैं चौंके बिना न रह सका। उस कार को मैंने 1-2 मरतबा पहले भी देखा था। कास्परो, एक सुर्ख कार हमारे पीछे आ रही है। मैंने पहले भी 1-2 मरतबा उसे देखा है। वो सुर्ख कार? घबराने की जरूरत नहीं लिटिल मास्टर, उसमें अपने ही गनमैन हैं। गनमैन? क्यों? तुम लोगों की तरफ से आंखें बंद तो नहीं रखी जा सकती ना? तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, ये कार शुरू से ही हमारे पीछे है। मैंने मजीद कुछ नहीं कहा। कार तेज रफ्तारी से दौड़ती रही। ये कौन सी इमारत है? मैंने सड़क के बाएं तरफ एक शानदार इमारत की तरफ इशारा करते हुए कास्परो से पूछा। तुम शायद इस जगह को भूल गए हो लिटिल मास्टर। ये वही जगह है जहां स्वामी रघुनाथ का आश्रम हुआ करता था। ओह, 1 साल में शहर कितना बदल गया है। स्वामी रघुनाथ का आश्रम तो जलकर खाक हो गया था और रघुनाथ भी खत्म हो गया था। ये बिल्डिंग तो नई है, किसने बनाई? आपके चियांगसान वाले दोस्त सरदार थालोब ने। ये जमीन उसने हुकूमत से ले ली थी। यहाँ उसने हुकूमत ही के ताउन से मंशियात के आदि अफराद की बहाली के लिए अस्पताल बनाया है। इस बिल्डिंग की तामीर के लिए दिन रात काम हुआ था और तकरीबन 2 महीने पहले यहाँ काम शुरू हुआ है। गुड, इसका मतलब है कि सरदार थालोब वाकई बहुत काम कर रहा है। वो इमारत बहुत शानदार थी। जरा आगे जाने के बाद मैंने कार वापस मुड़वा ली और इमारत के सामने से गुजरते हुए फिर उस तरफ देखने लगा।
یہ وہی جگہ تھی جہاں لادینیت اور فحاشی کا بہت بڑا اڈا تھا. یہاں کئی لوگوں کی زندگیاں برباد ہوئی تھیں. کار دوبارہ شہر میں داخل ہو کر ایک بار پھر راما فور روڈ پر مڑنے لگی. اس وقت 2 بج رہے تھے. بھوک بھی لگ رہی تھی. میں نے کاسپرو سے کہا کہ وہ کار کسی اچھے ریسٹورنٹ کے سامنے روک دے. کچھ دیر بعد کاسپرو نے کار راما فور روڈ سے ذرا ہٹ کر ڈوسٹ تھائی ہوٹل کے پارکنگ لاٹ میں روک لی. اس کے سامنے روڈ کے دوسری طرف ٹورسٹ پولیس اسٹیشن اور اس کے پیچھے لمفینی پارک تھا جس کے گیٹ کے قریب شہنشاہ راما ششم کا بہت بڑا مجسمہ نصب تھا. ڈوسٹ تھانی بہت بڑا رہائشی ہوٹل تھا. اس کا ریسٹورنٹ بھی بڑا شاندار تھا. کاسپرو اگرچہ باہر گاڑی میں ہی رکنا چاہتا تھا مگر ہم اسے بھی اپنے ساتھ ریسٹورنٹ میں لے آئے. ہوٹل کا کھانا بہت لذیذ تھا. تھائی اور جانکی کھانے کے دوران میں بھی چہکتی رہی. میں نے محسوس کیا کہ جب سے ہم کار پر رابن کے بنگلے سے نکلے تھے وہ دونوں بہت خوش تھیں. انہیں خوش دیکھ کر مجھے بھی خوشی ہو رہی تھی. یہ حقیقت ہے کہ کئی سال بعد ہم تینوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی. ہوٹل سے نکل کر ہم دیر تک کار میں شہر کی سڑکوں پر گھومتے رہے. 5 بجے کے قریب میں نے کاسپرو کو ہدایت کی کہ وہ کار کو جانکی کے بنگلے کی طرف موڑ لے. اس وقت ہم شہر کے جنوبی علاقے میں بس ٹرمینل کے آس پاس تھے. کاسپرو نے کار پہلے اپن روڈ اور پھر روون امارن روڈ پر موڑ دی. اس کے تھوڑی دیر بعد ہم جانکی کے بنگلے والی گلی میں مڑ رہے تھے. ہم یہاں 1 سال بعد آئے تھے. یہاں کی فضا بڑی عجیب اور اجنبی سی لگ رہی تھی. حالانکہ کچھ بھی نہیں بدلا تھا. سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا ہم نے 1 سال پہلے چھوڑا تھا. گیٹ کے سامنے کار رکتے ہی میں نیچے اترا اور بیل بجانے لگا. اسی دوران میں تھائی اور جانکی بھی میرے قریب آ گئی. میں اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے گیٹ کے دوسری طرف دیکھ سکتا تھا. پھر میں نے سکھدر کو برآمدے سے نکل کر گیٹ کی طرف آتے دیکھ لیا. دروازہ کھلا اور ہم تینوں بے تابی سے اندر داخل ہوئے. کار ہمارے بعد گیٹ میں داخل ہوئی تھی. سکھدر نے بڑی گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملایا. برآمدے کے سامنے لان میں بے ترتیب سا فرنیچر اور گھر کا دوسرا سامان بکھرا ہوا تھا. جب ہم اندر آئے تو مہاراج کے جمنیزیم کے 2 لڑکے ایک کمرے میں فرنیچر سیٹ کر رہے تھے. تمام کمروں کے فرش دھلے ہوئے تھے. تمام دیواریں جھاڑ دی گئی تھیں. اب صرف سامان سیٹ کرنا باقی تھا. وہ کمرہ تقریباً تیار ہو چکا تھا. دونوں لڑکے بیڈ پر چادر بچھا کر باہر چلے گئے. میں پلنگ پر گر گیا. مجھے عجیب سا سکون مل رہا تھا. تقریباً 15 منٹ بعد سکھدر کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا. اس نے بتایا کہ ہال نما کمرے میں کرسیاں اور صوفے لگا دیے گئے ہیں. ہم اٹھ کر باہر ہال میں آ گئے. سکھدر، کسی کو بھیج کر بازار سے چائے منگوا لو. اس وقت بڑی طلب ہو رہی ہے. یس باس. سکھدر یہ کہتے ہوئے باہر چلا گیا. پھر چائے آ گئی. چائے پینے کے بعد ہم نے وہ شام وہیں گزاری. کار سے ہم نے بازار سے خریدا ہوا سامان نکالا اور پھر کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے 7:30 بجے کے قریب ہم اندرا ریجنٹ ہوٹل جانے کے لیے روانہ ہو گئے. راستے میں ایک جگہ تھائی نے کار رکوا لی. کاسپرو، تم صبح سے ہمارے ساتھ ڈرائیو کر رہے ہو، تھک گئے ہوگے، اب تم گھر چلے جاؤ. لیکن مس، کچھ نہیں، کار میں ڈرائیو کر لوں گی. جانکی بھی ڈرائیونگ جانتی ہے. کاسپرو نے میری طرف دیکھا. میں نے سر ہلا دیا. وہ انجن چلتا چھوڑ کر نیچے اتر گیا. تھائی نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی. ماسٹر ہوچن تھائی ہال میں ہمارا منتظر تھا. یہ ڈنر کا وقت تھا اور اس وقت پورا ہال گاہکوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. کھانا بہت لذیذ تھا. ماسٹر نے آرڈر بھی بہت لمبا چوڑا دیا تھا. وہ پلیٹیں اٹھا اٹھا کر ہمارے سامنے رکھ رہا تھا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہر چیز ہمارے حلق میں ٹھونس دیتا. کھانے کے بعد 13ویں صدی کے سیامی کلاسک ڈانس نے تو شام کو اور بھی رنگین بنا دیا. کینڈل ڈانس میرے لیے بہت ہی حیرت انگیز ثابت ہوا. پہلی مرتبہ اس طرح تفریح کا موقع ملا تھا اور ہم اس سے جی بھر کر محظوظ ہو رہے تھے. رات 1 بجے کے قریب ہم ہوٹل سے نکلے. ماسٹر اپنی گاڑی میں روانہ ہوا اور ہم اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے. اس مرتبہ اسٹیئرنگ جانکی نے سنبھالا تھا. ہوٹل سے روانہ ہونے کے بعد ماسٹر کی گاڑی بھی ہمارے پیچھے ہی لگی رہی اور جب ہم ٹاکسن اسٹیچو والے چوراہے سے جانکی کے بنگلے کی طرف جانے والی سڑک پر مڑے تو ماسٹر کی گاڑی سیدھی آگے نکلتی چلی گئی. سکھدر بنگلے میں موجود تھا جبکہ دوسرے دونوں لڑکے جا چکے تھے. پورا گھر آراستہ کر دیا گیا تھا. ہر چیز اپنی جگہ پر تھی. سکھدر نے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ جو چیز پہلے جس جگہ پر تھی اسے دوبارہ اسی جگہ پر رکھا جائے. اس کے باوجود وہ دیر تک تھائی اور جانکی کو سمجھاتا رہا کہ کون سی چیز کہاں رکھی ہے. اسی طرح 2:30 بج گئے. جانکی اور تھائی ایک کمرے میں چلی گئی. سکھدر بیرونی کمرے میں گیا اور میں برآمدے والا دروازہ بند کر کے دوسرے کمرے میں آ گیا. اس روز بستر پر گرتے ہی میں نیند کی آغوش میں چلا گیا تھا اور شاید طویل عرصے میں پہلی بار میں سکون کی گہری نیند سویا تھا. میں صبح 10 بجے سے پہلے نہیں جاگ سکا. آنکھ کھلتے ہی جانکی میرے لیے چائے لے کر آ گئی.
اور پھر اسی وقت پتہ چلا کہ جانکی صبح سویرے ہی جاگ گئی تھی اور اس نے سکھدر کو بھیج کر بازار سے کچھ ضرورت کی چیزیں منگوائی تھیں۔ اس روز ناشتہ بھی جانکی نے ہی بنایا تھا۔ ناشتے کے بعد میں نے ماسٹر کو کال کرنا چاہا تو پتہ چلا کہ ٹیلی فون ڈیڈ پڑا ہے، اور پھر اچانک ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ تقریباً 1 سال سے فون استعمال نہیں ہوا۔ اس دوران میں بل وغیرہ جمع ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اسی لیے کنیکشن کاٹ دیا گیا تھا۔ یہاں پر پارٹ 27 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 28 سماعت فرمائیں۔